नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, अगर हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो महाराष्ट्र में ये सिचुएशन आ चुकी है कि वहाँ की असेंबली में अब फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा और उसी से तय होगा कि अगली सरकार किस पार्टी की बनेगी, अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे द प्रोसेस ऑफ फ्लोर टेस्ट और जानेंगे कि गवर्नर का इस पूरे प्रोसेस में क्या रोल रहता है। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि गवर्नर को कहां से पावर्स मिलती हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नर का क्या रोल होता है। सो वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। माय नेम इज़ चांद कुबा। आप सबको मैं बता दूं कि स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है स्टडी आईक्यू जुडिशरी, एक डेडिकेटेड चैनल खास करके उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि क्लैट आदि की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य लीगल एग्जामिनेशन जैसे कि एपीओ आदि की तैयारी कर रहे हैं। आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, उसके बाद हम देखेंगे कि गवर्नर का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या रोल रहता है या कहां पे गवर्नर इस पूरे प्रोसेस में प्लेस्ड होता है। उससे भी पहले दोस्तों हम यहां पे ये जान लेते हैं कि जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में भी अलग अलग तरह की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि अमेरिका में है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि हमें फ्रांस में देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या, बेसिकली डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम सब जानते हैं कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। कौन सी? सबसे पहले है लेजिस्लेचर, दूसरी है एग्जीक्यूटिव और तीसरी है जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या है दोस्तों? तो लेजिस्लेचर है हमारी जो विधायिका है, जो हमारे लॉज बनाती है, हमारे जो कानून बनाती है। इसमें हमारे सेंट्रल लेवल पे हम देखें तो एमपी आ जाते हैं और स्टेट लेवल पर हम देखें तो एमएलएज आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या है? हमारी कार्यपालिका जो कि इन लॉज को इंप्लीमेंट करती है और इसमें भी हम देखें कौन कौन आ जाता है, इसमें हमारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, और हमारी ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। इसके बाद आता है जी हमारी जुडिशरी। जुडिशरी में तो हम सब जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट एंड उसके बाद हाई कोर्ट्स एंड उसके बाद हमारी जो लोअर जुडिशरी आ गई। सो ये 3 ऑर्गन्स हैं दोस्तों जो कि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें देखने को मिलती हैं। अब दरअसल होता क्या है, डेमोक्रेसी की ये जो तीनों ऑर्गन्स होती हैं इन्हीं के रिलेशनशिप पे बेस करती है कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम देख रहे हैं। अगर ऐसा हो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कोई संबंध ना हो, यानी कि ये तीनों इंडिपेंडेंट हो, तो हम ये कह देते हैं जी ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन अगर ऐसा हो कि लेजिस्लेचर में से ही निकल रही है क्या एग्जीक्यूटिव, तो हम कहते हैं जी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम देखते हैं कि हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो कि किसका हिस्सा होते हैं, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं, हमारी विधायिका का हिस्सा होते हैं। उन्हीं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में से हम किसी को चुनकर प्रधानमंत्री बना देते हैं, किसी को चुनकर होम मिनिस्टर बना दिया, किसी एक व्यक्ति को चुनकर हमने वहां पर क्या बना दिया, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। यानी कि एक जो हमारा एग्जीक्यूटिव है जो कि प्राइम मिनिस्टर हो गया एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, और स्टेट में कौन हो गया, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके लिए पहले लेजिस्लेचर का पार्ट होना जरूरी है। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको हम बोलते हैं यहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि देयर स्टेट के 2 हेड होते हैं। स्टेट के 2 कैसे हेड होते हैं? एक तो होते हैं रियल, एक होते हैं नॉमिनल हेड, दूसरे होते हैं रियल हेड। स्टेट के माने क्या, एग्जीक्यूटिव की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने अभी क्या कहा, अभी हमने कहा कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देयर आर 3 ऑर्गन्स, एक है लेजिस्लेचर, दूसरी है एग्जीक्यूटिव, तीसरी है जुडिशरी। सो ये जो एग्जीक्यूटिव है ना, जो हमारी कार्यपालिका है, इसके 2 हेड होते हैं। इसके बेसिकली 2 हेड कौन से होते हैं दोस्तों? इसके 2 हेड, एक तो हो गया नॉमिनल जो कि सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट को बोल देते हैं और स्टेट लेवल पे किसको बोल देते हैं, गवर्नर को। और एक हो गया रियल, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की मैं बात कर रहा हूं। रियल हेड में कौन हो गया, सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो गए बेसिकली, एंड रियल हेड स्टेट लेवल पर कौन हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए। गवर्नर कहां प्लेस हुए, गवर्नर हुए यहां पे, यानी कि जो हमारी स्टेट्स हैं उनके जो नॉमिनल हेड होते हैं उसे हम बोलते हैं गवर्नर, जो रियल हेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर।
डिफरेंस क्या है, नॉमिनल और रियल हेड डिफरेंस क्या है? देखिए, जो रियल हेड होता है बेसिकली उन्हें जनता चुनकर भेजती है। जैसे चीफ मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले एक एमएलए है या एमएलसी हो सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकते हैं। इन्हें जनता ने चुनकर भेजा एमएलए के फॉर्म में, वहां से इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये जो डिसीजन लेंगे, इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिसीजन लेगी, वो डिसीजन बताया जाएगा किसको? गवर्नर को। यानी कि चीफ मिनिस्टर जो डिसीजन लेगा वो बताया जाएगा गवर्नर को, और गवर्नर उस डिसीजन के ऊपर एक्ट करेंगे और गवर्नर के हस्ताक्षर होने के बाद वो काम होगा। गवर्नर रियल हेड नहीं है, गवर्नर एग्जीक्यूटिव नॉमिनल हेड है। क्यों? क्योंकि ये बात सच है कि काम तो गवर्नर के हस्ताक्षर से ही होगा, या गवर्नर किसी और को ये काम दे सकते हैं कि भाई मेरे हस्ताक्षर या मेरे जगह पे तुम हस्ताक्षर कर देना। काम तो गवर्नर के हस्ताक्षर से ही होगा या गवर्नर की अथॉरिटी से ही होगा, लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी करके स्टेट चला लेंगे। उन्हें काम करना होगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। यह होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां हम देखते हैं कि भाई दो हेड हमें देखने को मिलते हैं, एक नॉमिनल और एक रियल। चलिए, ये तो हमने बात की दोस्तों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, एंड हमने देखा कि गवर्नर वहां पर कहां स्टैंड करते हैं। यहां पर मैंने लिखा भी है कि गवर्नर एक्ट एज अ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट, जो कि सेंटर में काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया। एग्जीक्यूटिव हेड होने का मतलब यह है कि कार्यपालिका के नॉमिनल हेड यही हैं, यानी कि साइन इन्हीं के होंगे, लेकिन ये अपनी मर्जी से साइन नहीं करते, वो हमने अभी देख लिया। एक चीज और यहां पर हमें देखनी होती है दोस्तों कि हमारे यहां पर दो लेवल्स की गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, एक सेंट्रल लेवल, दूसरी होती है जी स्टेट लेवल पे। अब ये जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उन दोनों के बीच में जो कड़ी का काम करते हैं, जो लिंक का काम करते हैं, वो भी कौन होते हैं? वो गवर्नर होते हैं। सो गवर्नर इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये गवर्नर का हमने रोल समझा। दो चार और प्रोविजंस है गवर्नर से जुड़े हुए, वो भी जान लेते हैं। उसके बाद अच्छे से समझेंगे कि ये फ्लोर टेस्ट का कंसेप्ट क्या है। देखिए, देयर शैल बी अ गवर्नर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है। आर्टिकल 153 क्या कह रहा है कि भाई हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा। ये भी पॉसिबल है कि एक से अधिक स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है, या एक स्टेट और उसके साथ लगती किसी यूनियन टेरिटरी को एक गवर्नर मिल सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। क्या कह गया कि भाई जो गवर्नर है उनके अंदर सारी एग्जीक्यूटिव पावर निहित होगी, एंड इट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम अंडर हिज ऑन अथॉरिटी और बाय सम अदर पर्सन। सो दूसरी बात ये। तीसरी बात ये कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सारी बातें हम अभी कर चुके हैं, दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एडवाइस करेगी किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। वो एडवाइस करेगी गवर्नर को, और गवर्नर उन्हीं के एडवाइस पर एक्शन लेंगे। एक चीज यहां पर जो पढ़ने की है वो यहां पर ये है दोस्तों, दैट एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन। ये बात कह दी गई 163 में कि भाई देखो, वैसे तो गवर्नर काम करेंगे किसकी एडवाइस पर? चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन कई जगह पर उन्हें डिस्क्रिशन दी जाती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें डिस्क्रिशन मिली हुई है वहां पर उन्हें एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं है, वहां पर वो अपने माइंड से काम कर सकते हैं। ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर अब वो फ्लोर टेस्ट करा रहे हैं। ये जो आपने लाइन पढ़ी ना, ये बेसिस बनता है किस चीज का? फ्लोर टेस्ट। या अब जो महाराष्ट्र में सिचुएशन आई है, यहां पर उनको डिस्क्रिशन मिलेगी। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, ये तो खैर हमें पता ही है। द गवर्नर असेंट्स और विदहोल्ड्स द असेंट्स और रिजर्व्स द बिल, ये भी हमें पता है। चलिए अब बात करते हैं फ्लोर टेस्ट की। हमने गवर्नर का काम जो है वो पढ़ लिया, गवर्नर का जो कंसेप्ट है वो पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि फ्लोर टेस्ट बेसिकली क्या होता है। तो एक चीज को समझ कर चलें, एक एक्सरसाइज है बेसिकली फ्लोर टेस्ट, जहां पर यह डिटरमाइन किया जाता है कि वेदर द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर। देखिए, हमने अभी अभी बात की कि भाई हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर लेजिस्लेचर से जन्म हुआ है किसका? एग्जीक्यूटिव का। मैं अक्सर हमारी क्लासेस में भी बोलता हूं कि भाई देखिए, हम अपने पेरेंट्स से जन्म लेते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें पैसा देते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें पावर देते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें एजुकेशन देते हैं। अल्टीमेटली हम अपने पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्होंने हमें बाहर पढ़ने भेजा, हम उनको रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
क्यों? क्योंकि जन्म उन्होंने दिया, पैसा उन्होंने दिया, सब भरण पोषण उन्होंने किया। इसी तरह से लेजिस्लेचर से ही जन्म हो रहा है किसी का, किसका? एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेचर ही बिल पास करती है, लेजिस्लेचर बिल पास करके पावर दे देती है एग्जीक्यूटिव को। लेजिस्लेचर ही बिल, फाइनेंस बिल जब पास करती है, बजट जब पास करती है तो पैसा दे देती है एग्जीक्यूटिव को। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली यहां पर लेजिस्लेचर पेरेंट का रोल निभा रही है, एग्जीक्यूटिव यहां पर एक बच्चे का रोल निभा रही है। जैसे हम अपने पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव, हमारी कार्यपालिका, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो है रिस्पॉन्सिबल किसको? लेजिस्लेचर को। अब लेजिस्लेचर जब तक खुश है तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलेगी, यानी कि जब तक हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर हमारे जो एमएलए हैं वो अगर खुश हैं तो मंत्रिमंडल टिका रहेगा। अगर एमएलए खुश नहीं है भैया तो मंत्रिमंडल गिरेगा, सरकार गिरेगी। अगर एमपी खुश नहीं है तो प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिरेगी। पहले हमारे देश में ऐसा हो चुका है। अगर चीफ मिनिस्टर के केस में देखें, अगर एमएलए खुश नहीं है तो सरकार गिरेगी। खुश होने का मतलब क्या है? ऐसे थोड़ी ना वो हंसेंगे, और वो खुश होने का मतलब है कि वो सपोर्ट में है कि नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, मान लीजिए एक सदन में 200 मेंबर्स हैं, 200 मेंबर का सदन है, तो 50% प्लस 1 यानी कि जितने वहां पे वोट कर रहे हैं एमएलए उस दिन सरकार के पक्ष में 50% से ज्यादा पक्ष में है कि नहीं। इससे जाहिर होता है कि वो सरकार टिकेगी कि नहीं, लेजिस्लेचर का सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को है कि नहीं, यहां से पता लगता है। चलिए, सो ये देखने के लिए कि वेदर द एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका एंजॉय करती है क्या कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर, ये देखने के लिए बुलाया जाएगा फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट में बेसिकली होता क्या है? कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया जाता है। कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है? एक चीफ मिनिस्टर हैं, वो यहां पर ये कहते हैं जी भाई मैं यहां पर एंजॉय करता हूं कॉन्फिडेंस ऑफ द एमएलएस। खैर वो हम अभी देख लेते हैं। कहता है जी इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म अंडर विच अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर कैन बी आस्क्ड टू प्रूव द मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो ये महाराष्ट्र के एमएलए, जो नाराज एमएलए हैं, जो गुवाहाटी में बैठे हैं, वो अगर चिट्ठी लिखकर गवर्नर को कह दें कि भाई गवर्नर साहब, हम सभी एमएलएज चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से खुश नहीं हैं, हम अपना सपोर्ट वापस ले रहे हैं, आप ये सरकार को कहो कि अपनी सपोर्ट प्रूव करें, हम सपोर्ट वापस ले रहे हैं, सरकार गिरेगी, आप इनको को प्रूव कर दें। ये प्रूव कर नहीं पाएंगे, सरकार ऑब्वियस सी बात है गिरेगी। अब गवर्नर जो है यहां पर चीफ मिनिस्टर को कहेंगे कि भैया मुझे यहां पर खबर मिली है कि भैया आपके पास यहां पर जो है सपोर्ट है नहीं जितनी चाहिए, यानी कि 50% प्लस 1 की जो सपोर्ट चाहिए होती है वो है नहीं। अब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ आ रहा है, आप लेकर आओ, अपना प्रूव करो कॉन्फिडेंस। फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या कि सदन बुलाया जाएगा, वहां पर सबको बुलाया जाएगा, सभी एमएलए को, जो लोग आपके फेवर में, आपके पक्ष में वोट करेंगे, अगर वो 50% से ज्यादा हुआ तो आपकी सरकार बची रहेगी, नहीं तो आपकी सरकार गिरेगी। कहता जी व्हेन अ फ्लोर टेस्ट इज कॉल्ड अपॉन इन द असेंबली द चीफ मिनिस्टर मूव्स अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्रूव्स दैट ही हैज द मेजॉरिटी सपोर्ट। वहां पर एक कॉन्फिडेंस मोशन मूव करते हैं। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं पूरे सदन के सामने ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि इस बात पे वोटिंग हो कि मैक्सिमम मेरे फेवर में है या नहीं, या ये टेस्ट करने के लिए वोटिंग की जाए कि कितने लोग मेरे फेवर में हैं, कितने लोग मेरे फेवर में नहीं हैं। तो ये एक मोशन मूव होता है वहां पर, और उसके बाद अगर मान लीजिए उस मोशन में ये प्रूव हो जाए, लेट्स से 200 लोगों की असेंबली है और 200 ही लोग वहां पर वोट करने आए थे उस दिन, अगर यहां पर 101 या उससे अधिक वोट मिले, क्यों 50% प्लस 1, 101 या उससे अधिक वोट मिल गए तो सरकार बच गई। चीफ मिनिस्टर के फेवर में अगर 101 वोट मिल गए, सरकार बच गई। लेकिन अगर 100 से कम हो गई, या 101 से कम हो गए, या 101 से या 100 से भी कम हो गए, लेट्स से 99 ही हो गए, तो सरकार गई। नाउ अगर यहां पर जितने रिक्वायर्ड वोट्स हैं उतने नहीं मिलते हैं किसको? चीफ मिनिस्टर को, तो वो यहां पर उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो रेजिग्नेशन देंगे। एक सवाल मेरा आपसे कि मान लो 200 लोगों की असेंबली है, देयर आर 200 एमएलएस इन एन असेंबली, 200 के 200 वोट करने आ गए, उसमें से 100 लोगों ने चीफ मिनिस्टर के फेवर में वोट कर दिया, या एक काम करते हैं 100
99 लोग 199 जो लोग हैं वो वोट करने आते हैं, या कुछ इस तरह से लगा लो कि 50% लोगों ने चीफ मिनिस्टर के फेवर में वोट कर दिया, 50% लोगों ने चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट कर दिया। अब क्या होगा? अब आएगी बारी स्पीकर की। अब क्योंकि यहां पर पेंच फंस चुका है, अब स्पीकर का जो वोट होगा, क्योंकि दिस इज द वोटिंग इन सेकंड इंस्टेंस, अब स्पीकर वोट करके पूरा जो है यहां पर डिसीजन देंगे। स्पीकर किसके फेवर में वोट करेंगे उससे तय होगा कि सरकार बचेगी कि नहीं। चलिए, मेजोरिटी इज काउंटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये भाई क्वेश्चन बनता है एग्जाम का, तो इसलिए पता रखना चाहिए कि भाई टोटल हाउस नहीं, उस दिन जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसके बेसिस पे यहां पे मेजोरिटी आती है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये तो एक केस था कि भाई चीफ मिनिस्टर आएगा जी, कहेगा जी मैं अपनी मेजोरिटी प्रूव करना चाहता हूं, सामने वाले कहेंगे इसके पास कोई मेजोरिटी नहीं है, फ्लोर टेस्ट हो गया। लेकिन मान लो कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए कि दो ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, लेट्स से नए नए इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद दो लोगों ने आके कहा जी हमारी मैं सरकार बनाऊंगा, दूसरे ने आके कहा नहीं नहीं मैं बनाऊंगा सरकार, मेरे पास उतने नंबर्स हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसी सिचुएशन में भी फ्लोर टेस्ट होता है। ऐसी सिचुएशन में जो फ्लोर टेस्ट होता है उसे बोला जाएगा कंपोजिट फ्लोर टेस्ट, क्योंकि वहां पर स्पेशल सेशन बुलाया जाता है और उस स्पेशल सेशन को ये यहां पे जिम्मेवारी दी जाती है, या उस सेशन में जो स्पेशल सेशन है उसमें ये तय किया जाएगा कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं। दोनों के, लेट्स से मिस्टर ए और बी दोनों कह रहे हैं कि भाई हम सरकार बनाने की सिचुएशन में हैं, तो वहां पर ए के सपोर्ट में कितने एमएलए हैं ये पूछा जाएगा, बी के सपोर्ट में कितने एमएलए हैं ये पूछा जाएगा। जिसके सपोर्ट में मेजोरिटी से ज्यादा एमएलए आ गए वो यहां पे सरकार बनाएगा, मेजोरिटी नहीं मिली तो कोई भी सरकार नहीं बनाएगा। अब इससे जुड़ा एक सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट केस आया था, 2020 का केस है, शिवराज सिंह चौहान वर्सेस स्पीकर मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, 2020 का ये केस है। उसमें यहां पर सवाल उठा था गवर्नर की पावर्स पर, कुछ क्लैरिफिकेशंस यहां पर दी गई किसके द्वारा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि गवर्नर की पावर क्या है फ्लोर टेस्ट बुलाने की, या फिर साथ में स्पीकर की क्या पावर होती है फ्लोर टेस्ट बुलाने की, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई किया कि भाई गवर्नर जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए, यानी कि गवर्नर यहां पर कह सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट बुलाया जाए, कराया जाए और उससे तय किया जाए कि भाई सरकार किसकी। अगर गवर्नर को संदेह हो गया कि भाई जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमएलएस की सपोर्ट नहीं है, तो गवर्नर ये काम कर सकते हैं कि भाई वो फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एग्जैक्टली चलिए देखते हैं। कहते हैं जी द गवर्नर इज नॉट डिन्यूडेड ऑफ द पावर टू ऑर्डर अ फ्लोर टेस्ट वेयर ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल अवेलेबल to the governor it becomes evident that the issue as to whether the government commands the confidence of the house requires to be assessed on the basis of floor test। कि भाई जहां पर गवर्नर के पास sufficient material है कि गवर्नर का शक जो है वो सही है कि भाई चीफ मिनिस्टर के पास प्रॉपर नंबर ऑफ सपोर्टर्स या एमएलए नहीं है, वहां गवर्नर फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हमें और भी चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि अगर हाउस इज इन सेशन, मान लीजिए कोई एक सदन चल रहा है, एक सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, जैसे हम बात करते हैं ना मॉनसून सेशन की, विंटर सेशन की, बजट सेशन की, तो अगर बजट सेशन या कोई भी सेशन मान लीजिए स्टेट असेंबली में चल रहा है, तब कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि वहां पर फ्लोर टेस्ट कराना पड़े, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, तो वहां पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डिसाइड करने की नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने देना है कि नहीं, या फ्लोर टेस्ट कराना है कि नहीं, तो वहां पर स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वहां पर गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट व्हेन द हाउस इज नॉट इन सेशन, व्हेन द असेंबली इज नॉट इन सेशन, द गवर्नर्स रेजिड्यूरी पावर अंडर आर्टिकल 163 अलाउ हिम टू कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट। सो अभी हमने देखा कि 163 में क्या कहा गया था, क्या कहा था कि भाई वैसे तो गवर्नर अपना जो है वो किसकी वजह से काम करेंगे, वैसे तो गवर्नर काम करते हैं चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, बट देयर आर सम डिस्क्रिशनरी पावर्स टू द गवर्नर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो अगर हम 163 के हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भैया देखो कि जब हाउस सेशन में नहीं है तब गवर्नर के पास ये पावर है कि भाई वो फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं, तब स्पीकर नहीं, गवर्नर यहां पे डिस्क्रिशनरी पावर रखते हैं। अब 163 तो हमने खैर देख ही लिया। 163 के बाद अब महाराष्ट्र के केस की सिचुएशन देख लेते हैं। महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है दोस्तों, उसमें एक दो चीजें यहां पर जो
होते हुए दिखाई दे रही हैं वो ये कि एक कैंप जो गुवाहाटी बैठा है, जो एमएलएज गुवाहाटी बैठे हैं, वो यहाँ पर गवर्नर को चिट्ठी ऑलरेडी लिख चुके हैं कि भाई जो मौजूदा सरकार है उनके पास सपोर्ट है नहीं, फ्लोर टेस्ट कराया जाए, या वो लिख सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट कराओ। दूसरा ये भी हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर, अगर उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे पास प्रॉपर नंबर हैं और मेरी सरकार बची रहेगी, तो चीफ मिनिस्टर भी जा सकते हैं गवर्नर के पास फ्लोर टेस्ट की डिमांड करने के लिए या कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट करने की डिमांड करने के लिए। सो गवर्नर का रोल तब प्ले में आएगा जब यहाँ पर कहीं से भी उनके पास ऐसा कोई एविडेंस आता है कि भाई वाकई में जो सरकार है वो अब मेजोरिटी उसके पास नहीं है, जो कि अब पॉसिबिलिटी बढ़ भी गई, क्योंकि मैंने कहा कि जो गुवाहाटी में एमएलएस बैठे हैं उन्होंने अब सरकार को, गवर्नर को ये लेटर भेज दिया है कि भाई हम जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें अपना लीडर नहीं मानते अपनी पार्टी का, हम जो वहाँ पर जो लीडर उन्हें लीड कर रहे हैं मिस्टर शिंदे, उन्हें अपना लीडर डिक्लेयर करते हैं। सो पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। इन सच सिचुएशन गवर्नर वुड नीड टू डिटरमाइन whether the government has required majority and he can ask the government to prove its majority on the floor of the assembly। अब यहाँ पे सिचुएशन आ चुकी है दोस्तों कि गवर्नर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि भाई आ जाओ असेंबली के फ्लोर पर आके प्रूव करो कि आपके पास मेजोरिटी है। ये है कंसेप्ट दोस्तों फ्लोर टेस्ट का, ये है कंसेप्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन का। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। गवर्नर की पावर्स क्या हैं समझ आई होंगी, गवर्नर का कंसेप्ट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या है, डेमोक्रेसी की कितनी ऑर्गन्स होती हैं, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया एक छोटी सी वीडियो में, ब्रीफ में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।